वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग गुलाम वंश को समाप्त कर चुके हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ते हुए गुलाम वंश को हमने समाप्त किया था पिछले वीडियो में। जब क्यूमर्स की मृत्यु होती है अलाउ फिरोज खिलजी के द्वारा, तो यहाँ से गुलाम वंश की समाप्ति हो जाती है। तो थोड़ा शुरू से लेकर जब गुलाम वंश की समाप्ति तक हम लोग एक ओवरव्यू देख लें और देखें कि किस प्रकार जो है गुलाम वंश की समाप्ति होती है, और एक हमारा एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए, आपको पता होगा कि भारत में जो मुस्लिमों का आक्रमण होता है वो दो मुस्लिम भारत में आक्रमण करते हैं, एक तो अरबी और दूसरा तुर्क। जो अरबी होते हैं वो कुछ ही समय के लिए आते हैं, लेकिन भारत में मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत अरबी आक्रमणों से ही होती है। तो सबसे पहले आप लोग देखते जाएं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला आक्रमणकारी होता है। ये कहाँ का होता है? तो अरबी, ये अरबी होता है। उसके बाद अगला जो आक्रमणकारी होता है उसका नाम है महमूद गजनवी। ये तुर्की, ये है महमूद गजनवी। 998 ईस्वी में इसका भारत पर आक्रमण होता है और लगभग 1074 ईस्वी तक यह भारत पर राज करता है, आक्रमण करता है। और यह टर्किश था। अगला मोहम्मद गोरी आता है और मोहम्मद गोरी 1073 से ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। और आपको पता होगा यह भी एक टर्किश है। यह भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। आपको पता होगा कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर लूट। आपको पता होगा कि इसमें तिलक और सेवंतराय नामक दो हिंदुओं ने उसकी काफ़ी मदद की थी। तो ये तो था मोहम्मद गोरी के बारे में। ये है गोरी, मोहम्मद गोरी। ये है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। उसके बाद यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, क्योंकि अब जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। तो पहला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और भारत में 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी से 1206-10 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली सल्तनत पर शासन रहता है। और यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कहा जाता है। यानी कि भारत में यदि आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यह गुलाम वंश का भी संस्थापक था। अगला इसका पुत्र कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र जिसका नाम था आराम शाह। यह 1210 ईस्वी में से लेकर 1211 ईस्वी तक आराम शाह यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। हालांकि यह अप्रैल से महज कुछ ही दिनों के लिए यह निरंकुश शासक था। तो इसकी हत्या कौन करता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक यह शासन करता है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश 1236 तक शासन करता है। यह इसकी हत्या करता है क्योंकि यह काफी निरंकुश और आरामशाह शासक था। इस 25 वर्षों के इतिहास में इसने चालीसा दल का गठन किया और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव रख दिया था, यानी कि पहली मंजिल का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद जो अगला शासक होता है 1236 ईस्वी में इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रुकनुद्दीन फिरोज शाह
इसका पुत्र होता है इल्तुतमिश का, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी एक विलासी शासक था और वह निरंकुश था जो सबके आंखों का एक कांटा था। तो उसकी हत्या, इसका संरक्षण उसकी माता शाह तुर्की ने की थी। तो इसका संरक्षण शाह तुर्की ने की। तो दोनों की हत्या कौन करता है? रजिया सुल्तान 1240 ईस्वी में। रजिया सुल्तान 1200 लगभग, देखिए ये जो 1236 है, यहाँ पे कुछ ही चंद अप्रैल से लेकर ये नवंबर तक रहता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। उसके बाद उसकी हत्या करके 1236 से 1240 ईस्वी तक कौन रहती है? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी, वह दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। 4 वर्ष तक वह शासन करती है। इसके बाद रजिया सुल्तान जो कैरा प्रणाली यानी कि अपर्दा प्रथा की शुरुआत की, इसको कैद किया गया है तबेर हिंद में याकूत के द्वारा, याकूत की हत्या करके इसको कैद किया जाता है तबेर हिंद में मलिक अल्तुनिया के द्वारा। इसके बाद इसका भाई 1240 ईस्वी में इसे गद्दी से हटा दिया जाता है कैद करने के बाद तुर्क अमीरों के द्वारा। और हटाने के बाद 1240 से 1242 तक इसका भाई, जिसका नाम था बहराम शाह, वह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। 2 वर्षों में इसने एक आमिर आखुर नाम के पद का निर्माण किया। तो कौन आया है 1240 से 1242 में? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह। उसके बाद 1242 ईस्वी में 1242 ईस्वी में इसका भाई, जिसका नाम था अलाउद्दीन हुसैन, 1245 तक रहता है। अलाउद्दीन हुसैन यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन हुसैन के बाद उसका भाई, ये सभी जो है इल्तुतमिश के पुत्र हैं। इसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद गद्दी पर बैठता है 46 तक। नासिरुद्दीन मोहम्मद से पहले एक और शासक बनता है जिसका नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है। तो 1246 से 1266 के बीच जो शासक बनता है उसका नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद यह 20 वर्षों तक शासक रहता है और गयासुद्दीन बलबन का यह बहुत प्रेमी था। इसकी गयासुद्दीन बलबन की पुत्री का विवाह, जिसका नाम हुजैवा था, इसी से होता है। और 1266 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु होती है तो आता है कौन? गयासुद्दीन बलबन। 1266 से 1287 ईस्वी तक गयासुद्दीन बलबन जब गद्दी पर बैठता है तो 1287 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु होती है तो इसने बहुत सारा काम, रक्त एवं लौ की नीति अपनाया और इसने दीवाने अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसके प्रमुख को रावते अर्ज भी कहते थे। इसके बाद बलबन के बाद उसका पुत्र, जिसका नाम था कैकुबाद, वह 1287 से लेकर 1288 ईस्वी के बीच रहता है, जिसका नाम है कैकुबाद। यह जो कैकुबाद है, इसे लकवे की बीमारी थी, तो इसलिए कुछ ही महीनों तक यह शासन पर रहा। तो लकवे की बीमारी के कारण इसको हटाकर किसे सत्ता सौंप दिया गया? तो क्यूमर्स को। इसका पुत्र था जो 1288 से लेकर 1290 तक रहता है और यह दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश का अंतिम शासक, यानी कि बलबनी वंश का अंतिम शासक रहता है। तो इस प्रकार यहाँ इसकी हत्या फिरोज खिलजी, जो उसका सेनापति था, यह महज 3 वर्ष की अवस्था में ही गद्दी पर बैठा था। तो इसी का फायदा उठाता है इसका सेनापति, जिसका नाम था
फिरोज शाह खिलजी, और इसकी हत्या करके एक नए डायनेस्टी का निर्माण करता है जिसका नाम है खिलजी वंश। तो अब हम लोग इसके आगे शुरू करेंगे खिलजी वंश के बारे में, जो कि 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक चलेगा। लगभग 30 वर्षों तक यह खिलजी वंश चलेगा। इसमें हम लोग 5 शासकों को देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी, मुबारक खिलजी, इस तरह 5 खिलजी शासकों को हम लोग देखेंगे और ये खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लोदी वंश, और फिर ये दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। तो ये तो था हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू। तो ये चीज़ें क्रम से भी पूछी जाती है डेट वाइज के साथ, तो इसे आप लोग अवश्य रूप से याद रखेंगे। पहला तो हमारा जो दिल्ली सल्तनत था वो शुरुआत होता है यहाँ से, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आप लोग याद रखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।